नमस्कार साथियों। मनुष्य का पूरा जीवन दो ही बातों में गुजर जाता है, या तो सोचने में या कुछ कर गुजरने में। हाल ही में जब रतन टाटा जी का देखा कि उन्होंने सोचने की बजाय कर्म आधारित जीवन को ज्यादा महत्व दिया, इससे हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि हम भी सोचने का काम अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले कर लेवें, और जब एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जावे तो फिर एग्जीक्यूशन पर ज्यादा ध्यान दें। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पे। तो बात करेंगे आज दिनांक 11 और 12 अक्टूबर 2024 के जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर्स के साथ। तो पहला करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है एक बीमारी से और उससे जुड़ी एक योजना से। निक्षय पोषण योजना एक योजना जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टीबी के जो रोगी हैं उनको पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान करना। ये चर्चा में रही अभी, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि है उसको 500 रुपए से बढ़ा करके प्रति महीने 1000 रुपए कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2018 में सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का मूल उद्देश्य देश भर में टीबी के जो रोगी हैं उनको इलाज में सहायता प्रदान करना और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पोषण संबंधी प्रोत्साहन देना सम्मिलित किया गया था, जो कि डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। थोड़ा सा हम इस बीमारी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या है। तो बीमारी की बात करें तो टीबी जीवाणु की वजह से होने वाला एक संक्रमण है, और इसके लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो परिवहन है ये हवा के माध्यम से होता है, इसलिए इसको हम संक्रामक रोग कह सकते हैं। और एक व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, उस दौरान ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में श्वसन के माध्यम से प्रवेश करता है और उस अधिकतर मामलों में उसके फेफड़ों को संक्रमित करता है। हालांकि कुछ मामलों में ये संक्रमण फेफड़ों से बाहर निकल करके अन्य ऊतकों और अंगों को भी संक्रमित कर देता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो दुनिया के 1/4 से ज्यादा मामले भारत में पाए जाते हैं। भारत में 2020 में प्रति 1 लाख की आबादी पर 192 से अधिक लोग टीबी से ग्रसित थे, और इसमें होने वाली मौतों की 1/4 के लिए भारत सीधा सीधा जिम्मेदार है। इस भयावह बीमारी को रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, और इसी क्रम में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम भी चलाया है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 2020 में चलाए गए इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने 2025 तक जो टीबी है उसको उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि हम इससे काफी दूर है, पर सबसे बड़ी समस्या हो गई है हमारे यहाँ पर लगातार इस बीमारी में दवा ना लेना। दरअसल डॉट्स कार्यक्रम के माध्यम से, डॉट्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब जिसके अंतर्गत एक टीबी जो है उसका एक कर्मचारी है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र का, और वो लगातार ऑब्जर्व करता है उस व्यक्ति को जो टीबी से संक्रमित है। उसको रेगुलरली ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत दवाई दी जाती है। लेकिन यदि इसको कहीं भी बीच में ब्रेक कर दिया जाए तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है एमडीआर अर्थात मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिसमें एक से अधिक दवाइयों का टीबी की बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अगला रूप निकल कर आता है एक्सडीआरटीपी अर्थात एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो दवाइयां हैं उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब भारत में ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जहां पर हमारे पास में टीडीआर टीबी के मामले सामने आ रहे हैं। टीडीआर का मतलब है टोटली ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब अब आप उसे किसी भी तरह की कोई भी दवा दीजिए, टीबी का कोई इलाज नहीं होने वाला और इसका अंत मृत्यु के रूप में देखने को मिलता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग फेज पर या शुरुआती दौर पर ही जो है निदान के प्रयास सरकार कर रही है। हालांकि अभी भी इसमें हमें और प्रयासों की और जन जागरूकता और सहभागिता की आवश्यकता है। चलिए अगली बीमारी की और बात करते हैं। ये एक अच्छी खबर है कि हाल ही में WHO के द्वारा भारत को एक बीमारी समाप्त होने पर उससे मुक्त होने के लिए पुरस्कृत किया गया है, या फिर उसको प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और उस बीमारी का नाम है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा की बात करें तो ट्रेकोमा एक बीमारी है जो आपके आंखों से संबंधित है। ठीक है, तो भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में नेपाल और म्यांमार इन दोनों देशों के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, अर्थात तीसरा देश बन गया है। तो पहले इससे पहले नेपाल और म्यांमार को दक्षिण पूर्वी एशिया में इस तरह से पुरस्कृत किया जा चुका है, प्रमाणित किया जा चुका है, वहां पर ट्रेकोमा का उन्मूलन हो चुका है। तो अब भारत को भी ये प्रमाण पत्र WHO ने दिया है। ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु का रोग है और एक संक्रामक रोग है।
इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रभाव है वो व्यक्ति की आंखों पर पड़ता है और फिर आंखों से ये संक्रमण चेहरे के अन्य जो हिस्से हैं वहां तक पहुंचता है। किसी समय ये अंधेपन का सबसे बड़ा कारण रहा था। दोस्तों बात करें तो 1950-60 के पूरे दशक में कई लोगों को इसने जो है अपनी नेत्रहीनता का शिकार बना दिया था। इसके बाद 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और धीरे धीरे भारत ने इस रोग पर काबू पाया। रोग और स्वास्थ्य ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही हिस्सा है, इसलिए हम इन सभी टॉपिक्स को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खेलों की बात करें तो 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में इनका आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन अब एक शहर में ना होकर लगभग 3-4 शहरों में होगा और इसीलिए पहली बार किसी तरह के भी कोई खेल ग्राउंड को डेवलप नहीं किया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह के आयोजनों में बड़ी मात्रा में जो है पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेते हैं और लगभग 4-5 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से की जाती है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अब इस तरह के आयोजन जब हों तो वहां पर स्थायी खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाए और इसीलिए अलग अलग शहरों को चुन करके अलग अलग इवेंट्स को वहां पर आयोजित कराने का फैसला सरकार ने लिया है, ताकि न तो पर्यावरण को क्षति पहुंचे और जो भी हमारी अवसंरचनाएं बने वो परमानेंट हो और उनका उपयोग बाद में हमारे जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनके लिए किया जा सके। तो शीतकालीन खेल और राष्ट्रीय खेल दोनों ही अब यहाँ पर आयोजित होंगे। अगर बात करें हम, इससे पहले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में नवंबर में, जिन खेलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर जबकि सर्विसेज अर्थात जो सेना है वो दूसरे स्थान पर रही थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए कुछ कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें सबसे स्पेसिफिक जो मैं हमेशा कहता हूं आपको, प्रीवियस पेपर्स की आप तैयारी करें। तो उसके लिए 2011 से 2024 तक के जितने भी पेपर्स हैं उनको हमने क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया है, ताकि आप ये समझ सकें कि आरपीएससी का इंटेंशन क्या है और किस पैटर्न में वो प्रश्न पूछती है। उन पर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमारी है, जिसमें फुल लेंथ के पूरे 12 टेस्ट हैं, जिनमें 150 क्वेश्चन के माध्यम से पहले हमने 9 टेस्ट में सेक्शनल वाइज और फिर उसके बाद 3 टेस्ट में फुल टेस्ट में हम इसको कवर करा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है डिटेल सॉल्यूशंस के साथ में हमारी एप्लीकेशन पर, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब चूंकि नवरात्रा खत्म हो चुके हैं और दशहरा हमारा है, तो उसको देखते हुए एक ऑफर भी आपको दिया जा रहा है। फ्लैट 50% आपको ऑफ दिया जा रहा है 3 दिन 11, 12 और 13 अक्टूबर को, तो इसका लाभ आप जरूर उठाएं। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की? आप सभी जानते हैं कि भूतपूर्व समय में या भूतकाल में और वर्तमान में भी जो है समुद्री परिवहन एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और इसके अलावा जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो बंदरगाहों की संरचनाएं हैं जो प्राचीन काल में भी चली आ रही और व्यापार के प्रमुख केंद्रों के रूप में थी, उन सभी चीजों को संरक्षित करने के लिए, उनसे जुड़ी हुई जानकारी को एक जगह प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। कहां पर? गुजरात के लोथल में। लोथल की बात करें तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। किस जगह पर? अगर हम गुजरात की बात करें तो जो गुजरात है उसमें हमारे यहाँ से साबरमती नदी निकलती है राजस्थान से और वो जाकर के मिलती है खंबात की खाड़ी में। इसी की एक सहायक नदी भोगवा है और उस भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है आपका लोथल। तो लोथल की सिचुएशन कुछ यहाँ पर है और ये जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी के समय एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में रहा है। तो वहीं पर चूंकि उसका ऐतिहासिक महत्व भी है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस समुद्री विरासत परिसर को डेवलप कर रहे हैं, जो कि सागरमाला योजना के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। इस चित्र से आप देख सकते हैं कि लोथल क्या था। दरअसल लोथल से हम एक डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा मिला है, जहां पर क्या होता था, नावों को जो है आसानी से ला करके रोका जा सकता था और माल को उतारने और लादने का काम किया जा सकता था। पूरे के पूरे जो लोथल है वो चारों तरफ से जो है पानी की सप्लाई उसको इस नदी से होती थी और ये पानी इस गोदीबाड़ा में इकट्ठा होकर के और फिर वापस से नदी में चला जाता था। तो जल के इतने बेहतरीन परिवहन उपयोग को लेकर के लोथल जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी संरचनाएं भी मिली है, जिनमें चाहे भूमिगत कुएं हो या फिर नालियों की व्यवस्था हो या सुनियोजित शहर जो है उसकी बात करें, तो उन सभी चीजों को लेकर के लोथल काफी फेमस रहा है। तो स्थान भोगवा नदी जो कि साबरमती की सहायक नदी है। किसने खोजा? 1952 में SR राव जो एक पुरातत्वविद रहे हैं उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खेलों की बात करें तो 2 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया।
दोनों स्पेन के हैं। तो पहले खिलाड़ी है आंद्रेस इनिएस्टा। आंद्रेस इनिएस्टा जो है फुटबॉल के एक पेशेवर खिलाड़ी रहे हैं और काफी बेहतरीन खिलाड़ियों में, सर्वकालिक मिडफील्डर्स में इनका नाम लिया जाता है। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो इन्होंने एफसी बार्सिलोना जो कि एक फेमस क्लब है फुटबॉल का, उसका जो है प्रतिनिधित्व किया और इनके नेतृत्व में, इनके किए हुए गोल की वजह से 2010 फीफा विश्व कप फाइनल में स्पेन जो है उसको विजेता बनने का मौका मिला था। तो अब इन्होंने संन्यास ले लिया, तो इनके दर्शक अब जो है इनको ग्राउंड पर नहीं देख पाएंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए और हमारे जो किसान हैं जिनके लिए पशुपालन एक अतिरिक्त आय का स्रोत है, उनको राहत प्रदान करने के लिए पशु चिकित्सा सेवा का एक निःशुल्क नंबर जारी किया है। उसका नाम है 1962। दरअसल सरकार के द्वारा हाल ही में कुछ मोबाइल वेन्स की स्थापना की गई थी ताकि ऑन कॉल जो है घर बैठे किसानों को पशुओं के इलाज की सुविधाएं मिल सके। और इसी के लिए अब एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसान उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से इन लोगों से संपर्क कर सके और उनको जो है समय रहते हुए इलाज मिले और उनके पशुओं की रक्षा की जा सके। तो प्रत्येक वेन में एक चिकित्सक, एक पैरावेट और एक ड्राइवर कम हेल्पर रहेगा, दवाइयां रहेगी और चिकित्सा के उपकरण रहेंगे। इन सब का लाभ जो है यहाँ पर इनको मिलने वाला है। किसने शुरू किया? राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। कहां पर है? जयपुर में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा हुई किसके द्वारा? स्पेन के राफेल नडाल के द्वारा। राफेल नडाल आपके जो टेनिस है उसके महान प्लेयर्स में से एक रहे हैं और कई बार इनको रोला गेरा का बादशाह भी कहा गया है। कहे भी क्यों ना, स्पेन में लाल मिट्टी पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट को इन्होंने 14 बार के करीब जीता है। तो 14 बार लगातार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना ये अपने आप में ही एक महान उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। इन्होंने टोटल जीवन में 22 ग्रैंड स्लैम जीते, जिनमें से 4 यूएस ओपन, 2 विंबलडन और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन भी थे। इसके अलावा ओलंपिक में एक सिंगल्स में और एक डबल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी यहाँ पर प्राप्त किया था। एटीपी में वर्ल्ड नंबर रैंक रहे ये 2008, 2010, 2013, 2017 और 2019 में। बात करें डेविस कप की तो इसमें भी इन्होंने 5 बार जो है अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो ये है स्पेन के राफेल नडाल जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की लगातार घोषणा हो रही है और उनको कवर भी कर रहे हैं। इसी क्रम में बात करते हैं साहित्य के नोबेल की। दरअसल हांगकांग जो दक्षिण कोरिया की हैं, उन्हें अपनी मार्मिक रचनाओं के लिए हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार को पाने वाली ये एशिया की पहली महिला है। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में द वेजिटेरियन एक फेमस रचना है जो 2007 में लिखी गई थी और इसके लिए इन्हें 2016 में मैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अब इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा रहा है। अगर बात करें भारत की तो भारत में एकमात्र साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। वे एशिया के एकमात्र भारतीय थे उस समय ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की भी जो है घोषणा हो चुकी है और ये पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। मैंने आपको बताया था जब हमने भौतिकी की बात की तब हमने बात की कि किस तरह से एआई के जो न्यूरल नेटवर्क है उसको डेवलप करने के लिए पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में हमने फिजियोलॉजी में बात की थी कि किस तरह से माइक्रो आरएनए अर्थात एमआरएनए को डेवलप करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। और अब ये जो हमारा पुरस्कार है जो केमिस्ट्री में दिया गया है, ये दिया गया है प्रोटीन की जो डिजाइन्स है उनको निर्धारित करने में। दरअसल हमारे प्रोटीन्स का निर्माण होता है शरीर में अमीनो अम्ल के द्वारा। अमीनो अम्ल अलग अलग क्रम में जुड़ते हैं और आपस में कई संरचनाओं का निर्माण करते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर इनका बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है और क्या हम इनका पता लगा सकते हैं, इसको निर्धारित करने का काम किया इन वैज्ञानिकों ने। दरअसल इन्होंने 2 काम किए। अगर हम बात करें ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबी और अमेरिकी जॉन एम जम्पर की, तो इन्होंने अमीनो एसिड्स के जो अनुक्रम है, मतलब उनको किस क्रम में जमाना है, उसके आधार पर या उसको बताने वाला एक एआई मॉडल डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? अल्फा फोल्ड 2। ये अल्फा फोल्ड 2 क्या करता है? ये किसी भी अमीनो अम्ल में जो भी क्रम है उसको पता लगाने का काम करता है, इस तरह से उसकी संरचना को बताने का काम करता है। अच्छा, इसका विपरीत काम किया कि इन्होंने डेविड बेकर ने एक अमीनो अम्ल लिया और उसको खोलना, मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको बताने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसको बोला गया रोसेटा सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी विशेष अमीनो अम्ल के जुड़ने से किस तरह की 3D संरचना हमको मिलेगी। आप बोलेंगे सर लाभ क्या? अरे भाई लाभ ये होगा
कि इस तरह की डिजाइन से हमें आने वाले समय में बेहतर दवाइयां विकसित करने में, बेहतर टीके विकसित करने में, बेहतर सेंसर्स या संवेदक जो कि हमें बीमारियों का पता लगाने में, जैविक संवेदक जिनको हम बोलते हैं, उनको विकसित करने में हमें मदद मिल सकती है। और इनके इसी योगदान को देखते हुए इन्हें पुरस्कार दिया गया। भारत की अगर बात करें तो 2009 में भारतीय मूल के वेंकटन रामाकृष्णन को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार यहां पर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। टेलीस्कोप अर्थात बहुत दूर तक देखना। बहुत बड़े स्तर पर मनुष्य प्रजाति जो है शुरुआत से ही अंतरिक्ष की खोज के लिए काम करती रही है और टेलीस्कोप्स ने इसमें बहुत योगदान दिया है। इसी को देखते हुए भारत के द्वारा भी लगातार बेहतरीन टेलीस्कोप्स की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके लिए सबसे बेहतरीन स्थान है हमारा लद्दाख, जहां पर सबसे कम डिस्टर्बेंस है और खुले आकाश में बहुत दूर तक देखने का मौका हमें मिलता है। और इसी को देखते हुए चेरेनकोव टेलीस्कोप को अभी हाल ही में स्थापित किया है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जो है अलग अलग स्थानों पर ये चेरेनकोव टेलीस्कोप स्थापित किए जा रहे हैं और उसी का एक हिस्सा है हमारा ये टेलीस्कोप, जिसे हानले लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो इसका नाम क्या है योजना का? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट अर्थात मेस। तो मेस योजना जो है या मेस वेधशाला जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है 4 अक्टूबर से हानले लद्दाख में। किसने स्थापित की? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा द्वारा स्थापित किया गया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा बहुत से अन्य भागीदार भी हैं जिन्होंने मिलकर के इसे स्थापित किया है। फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा ब्रह्मांड की कुछ अद्वितीय घटनाओं को समझने में। क्या क्या है वो? जैसे कि आपका सुपरनोवा हो गया, ब्लैक होल हो गया, या गामा रे का विस्फोट होना। आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा की बात करें तो सुपरनोवा एक घटना है दरअसल तारों के नष्ट होने की या तारों के मरने की। तारे बनते हैं और मरते हैं, ये एक कहने की बात है, लेकिन ये एक पूरी की पूरी भौगोलिक घटना है, भौतिक घटना है, जिसके अंतर्गत तारों के अंदर जो भी जो विस्फोट हो रहे हैं या जो भी ज्वलनशील तत्व हैं, जो भी गैसें हैं, वो एक समय के बाद में खत्म होने लगती है और धीरे धीरे तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है वो खत्म होने लगती है। तो सुपरनोवा में होता क्या है कि दरअसल दो तारे जो आपस में एक दूसरे के साथ में युग्म में स्थापित होते हैं, उनमें से कोई एक तारा नष्ट होने लगता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइट तारा यहाँ नष्ट होगा, और ये क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी गैस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, कन्वर्ट, जैसे आप देखते हैं सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन मिलकर के और हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जब बहुत अपनी अपर स्टेज में आ जाती है, आपने देखो दीपक जिस तरह से तेजी से जलता है अंत में बुझने से पहले, उसी तरह से तारे भी जो है लाल रंग की रोशनी के साथ चमकते हुए अंतरिक्ष में हमें दिखाई देते हैं। अर्थात उनका जो वायुमंडल है वो प्रसारित होने लगता है और इसलिए वो एक लाल गोले की तरह हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। ये इसको बोलते हैं हम रेड जाइंट स्टेज। इसके बाद में ये तारा क्या करता है, जो पड़ोस का तारा है उसको अपने आगोश में ले लेता है, अपने गैसीय वातावरण में उसको समा लेता है। उसका केंद्र एक जगह होता है, लेकिन वो क्या करता है उस दूसरे तारे को भी उस अपने पूरे जो लाल जो आभा होती है उसके अंतर्गत ले लेता है। इस वजह से दोनों फिर वहां पर एक केंद्र के रूप में स्पाइरल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इनके चारों तरफ की जो एनर्जी है या वातावरण है उसको ये दूर फेंकना शुरू कर देते हैं, और अंत में ये एक तरह से जो तारा है ये क्या बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा, जब उसकी संपूर्ण जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी और जो भी उसका बचा हुआ घनत्व वो एक जगह केंद्रित हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये दूसरा तारा मरना शुरू होगा तो उस स्थिति में ये व्हाइट ड्वार्फ जो है वो अचानक से विस्फोट करता है, और ये विस्फोट की जो घटना है उसको हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो ये है सुपरनोवा की घटना, जो तारों के मरने की एक घटना के रूप में, एक स्टेज के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में आता है एक और, जिसको मैंने बोला ब्लैक होल। ब्लैक होल हमेशा से लोगों के लिए एक एक बहुत अद्वितीय सी घटना रही है और इसके बारे में बहुत जिज्ञासा भी हमारे वैज्ञानिकों की रही है। तो लाप्लास ने जो न्यूटन के लॉज हैं उनके आधार पर जो है इसको बताया था। अगर हम इस पर बात करें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी एक स्थान विशेष का गुरुत्वीय जो आकर्षण है वो इतना अधिक होता है कि कोई भी चीज उससे बचकर निकल नहीं पाती। यहां तक कि प्रकाश जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा होता है वो भी इसमें समा जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो सवाल होगा कि सर जब कुछ दिखाई नहीं देता तो पता कैसे चलता है कि ब्लैक होल है? तो ये इस तरह से पता चलता है कि इस ब्लैक होल के नजदीक रहने वाले जो तारे या जो बाकी क्षेत्र है वहां पर कुछ अद्वितीय घटनाएं वैज्ञानिकों को देखने को मिलती है,
और उनको नोटिस करके और फिर वो ये पता लगाते हैं कि किस स्थान पर कोई ब्लैक होल का निर्माण हुआ है। ब्लैक होल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं एक सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी दरअसल ब्लैक होल का निर्माण किसी तारे की वजह से होता है। जब किसी तारे का घनत्व जो है किसी एक बिल्कुल जिसको हम बोल सकते हैं जीरो से भी कम स्थान पर हो जाए, मतलब एक यूनिट पूरा का पूरा घनत्व एक बहुत ही कम क्षेत्र में केंद्रित हो जाए, ठीक है, तो उसका पूरा द्रव्यमान एक जगह केंद्रित हो जाए तो उसका घनत्व कितना ज्यादा हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड घनत्व हो जाए, इसका अनलिमिटेड घनत्व उसका हो जाएगा। तो ऐसे में उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से वो क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रकाश को खींचना शुरू कर देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने पास से गुजरेगा जिसको वो अपने आगोश में ले लेगा। तो इस जगह को जब कोई भी ब्लैक होल में मैटर एक जगह पर इनफाइनाइट डेंसिटी के साथ हो जाएगा, डेंसिटी और द्रव्यमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब जब डेंसिटी बढ़ेगी मतलब द्रव्यमान कम होगा, तो द्रव्यमान कम होते होते इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से उसका घनत्व या डेंसिटी इनफाइनाइट लेवल पर चली जाती है जिसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है। और इसी को बोला जाता है सिंगुलैरिटी। इस जो स्टेज है जहां पर इसके बिल्कुल सेंटर में ये होता है उसको सिंगुलैरिटी हम कहते हैं। इसके बाद वो एरिया जहां तक इसका जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका गुरुत्वीय प्रभाव रहता है जिससे कोई भी चीज बचकर नहीं निकल सकती, एक आवरण की तरह, एक गोले की तरह जो होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, ठीक है। इस इवेंट होराइजन के जस्ट बाहर जो है प्रकाश फोटोन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोन स्फीयर। एक फोटोन का गोला सा बन जाता है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ आपको जो दिख रहा है बिल्कुल बाउंड्री पर ब्लैक के, उसे फोटोन स्फीयर बोलते हैं। इसमें से कई बार जो है कुछ ऐसी अद्वितीय घटनाएं होती है जिसमें प्रकाश बहुत तेजी से इससे निकल करके बाहर जाता है और उसको बोला जाता है रिलेटिविस्टिक जेट। एक जेट के रूप में, एक धारा के रूप में जो है स्ट्रेट आपको प्रकाश इससे बाहर निकलता हुआ कई बार दिखाई देता है। फिर इसके बाद में आता है एक्सेलरेशन डिस्क। वो एरिया जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो है लेकिन वो ना तो अंदर जाएगा ना ही बाहर जा पाएगा, तो प्रकाश क्या करता है इसके चारों तरफ, पूरा चारों तरफ जो है चक्कर लगाना शुरू कर देता है और इस स्थिति को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन डिस्क। एक डिस्क के आकार में हमको दिखाई देता है। तो यह है ब्लैक होल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान ने किफायती उपकरण लॉन्च किया है? दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोस्ड हो जाए तो उसको आसानी से इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच गई तो फिर उसका इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आईआईटी इंदौर के द्वारा एक विशेष उपकरण तैयार किया गया है जिससे कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको पता लगाया जा सकता है। स्तन कैंसर की अगर बात करें तो इसको तैयार करने के लिए, इस उपकरण को तैयार करने के लिए फोटो एकास्टिक स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स टेक्निक का प्रयोग किया गया। इसको समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको खाली ये पता रखना है कि आईआईटी इंदौर ने ऐसा किया है और किस बीमारी के लिए किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये प्रकाश और ध्वनि को जोड़ते हुए जो भी कोशिकाओं के अंदर होने वाले परिवर्तन है उनका पता लगाते हैं और इस तरह से इसका जो है डायग्नोसिस किया जाता है ताकि अर्ली स्टेज पर पता लगाया जा सके। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के अनुसार अगर हम बात करें तो 2022 के अनुसार स्तन कैंसर के वैश्विक स्तर पर कैंसर का सबसे आम प्रकार है जो महिलाओं में पाया जाता है और भारत इसके लिए बहुत बड़ा योगदान करता है। भारत में हर साल 6.5 लाख से ज्यादा महिलाओं की स्तन कैंसर से मृत्यु हो जाती है, अर्थात समय पर अगर बचाव कर लिया जाए तो इस लोगों की संख्या को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो 2022 में अगर बात करें तो स्तन कैंसर से होने वाली अनुमानित मृत्यु दर में 98,000 के साथ भारत सबसे ऊपर है। पूरे विश्व में कितने मरे? 6.5 लाख और भारत में लगभग 1 लाख। तो सीधा सीधा आप देख लो 15 से 16% भारत में यहाँ पर जो है मृत्यु हमको देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह के उपकरण बनाए जाते हैं तो डेफिनेटली इस बीमारी पर रोकथाम किया जा सकता है, क्योंकि कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लिया तो हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिसमें खास करके कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रचलन में हमें देखने को मिलता है, उनके माध्यम से उनसे रोक सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह के बेहतरीन करंट अफेयर्स के लिए आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।